मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 12th की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने पोलन कीट जो परागकण की बाह्य चोल पर पाया जाता है, आपको पता ही होगा, बाहरी वैक्स जो लेयर होती है उसे अपन क्या कहते हैं, पोलन कीट। पोलन कीट कैसे निर्मित होती है, उसका क्या फंक्शंस होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज अपन जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर वापस बात करते हुए फिर अपन जो आगे की ओर एक नई हेडिंग की बात करेंगे। आगे हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि बाह्य चोल के रिक्त स्थानों पर, बाह्य चोल के रिक्त स्थानों पर या फिर छिद्रों पर, अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि परागकण की बाह्य चोल, परागकण की बाह्य चोल के रिक्त स्थानों या खांच में नर युग्मोद्भिद व टेपिटम के द्वारा निर्मित विशेष प्रकार की प्रोटीन भरी रहती है, जमा रहती है या फिर भरी रहती है। हम बात क्या कर रहे हैं कि परागकणों की आउटर स्ट्रक्चर होती है, जो बाहरी सतह होती है, बाह्य चोल, उनमें क्या पाई जाती हैं, लेयर्स पाई जाती है। और उन लेयर्स में यानी जो रिक्त स्थान होते हैं या उन छिद्र होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है भाई, एक तो नर युग्मोद्भिद, ज़्यादातर ये जो होती है कायिक संरचना बनेगी, आगे नर युग्मोद्भिद की स्ट्रक्चर की बात करूँगा उसमें। और दूसरी किससे, टेपिटम से विशेष प्रकार की प्रोटीन निर्मित होती है, वो इन छिद्रों में भरी रहती है। क्लियर है। जैसे ही प्रोटीन युक्त परागकण नमी के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो जैसे ही प्रोटीन युक्त परागकण नमी के संपर्क में आता है, तो ये प्रोटीन रिक्त स्थानों से बाहर आकर वातावरण में मुक्त हो जाती है। और एलर्जी जैसी एलर्जी, या मैं कह दूं खुजली, एक ही बात है, जैसे रोगों को जन्म देता है या देती है। मेरे हिसाब से ये बातें क्लियर हो गई होगी। ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट बातें नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ में आपको आना ज़रूरी है
कि परागकण की जो बाह्य चोल होती है उसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन, पूछ ले किससे निर्मित होती है, या तो ये नर युग्मोद्भिद की संरचना से या फिर किससे बनती है भाई, टेपिटम से बनती है। जैसे ही ये प्रोटीन युक्त परागकण नमी के संपर्क में, यानी हल्की उसको नमी मिली, तो ये प्रोटीन क्या होती है, रिक्त हो जाती है, यानी वहाँ से बाहर निकल आती है और वातावरण में मुक्त होती है और क्या बनाती है, अपने एलर्जी उत्पन्न करती है। क्लियर है। एक नोट और लिखा जा सकता है इसके बारे में, वो ये रहेगा कुछ परागकणों में उपस्थित ये प्रोटीन, कुछ परागकणों में उपस्थित ये प्रोटीन परागण के साथ स्त्री जननांग परागण के साथ स्त्री जननांग के वर्तिकाग्र पर परागकण को संयोजित करने में भी सहायक होती है। करने हेतु सहायक होती है। क्लियर बातें समझ में आ गई होगी कि कुछ प्लांट की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है, ये प्रोटीन परागकण के साथ, परागण कह रहा हूँ मैं, परागकण नहीं कह रहा हूँ। परागण क्या होता है ये भी बात करेंगे अपन। परागण क्या होता है कि जब परिपक्व परागकण हो जाता है तो वो या तो वायु के माध्यम से जब स्फुटित होता है, परागकोश जो हमने पीछे स्फुटन की प्रक्रियाएं पढ़ी है, और स्फुटित होकर जब परागकण वातावरण में मुक्त होता है तो या तो वो किसके साथ, वायु के संपर्क में आकर स्त्री के संपर्क में जाएगा, या फिर वो किसी कीट के संपर्क में आकर क्या जाएगा, अन्य पादप के स्त्री केसर पर जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, जल के माध्यम से। इसके अलावा भी कुछ जंतु है जैसे चमगादड़ विधि के द्वारा भी क्या, ये परागण की बातें जब पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत डिटेल से करवा दूंगा, और वो अध्याय संख्या 3 के संदर्भ में बात की जाएगी आपके। क्लियर है। परागण आप समझना चाहे तो एक ही लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि परागकणों का स्फुटन के बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, चाहे वो जल के माध्यम से हो, चाहे कीट के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी माध्यम से हो, वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ये छोटी छोटी जो बातें थी आपके बाह्य चोल से संबंधित और परागकण की संरचना के संबंधित थी। अब जो बात की जाएगी वो अगली हेडिंग होगी आपकी नर युग्मोद्भिद की संरचना। तो हमने पहले भी पढ़ रखी है। नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है। नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन, नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखो जो अभी हमने पढ़ा है उसका एक बार मैं फिर रिव्यू करवा दूं। हमने परागकोश का क्या काटा था, काट काटा था। सपोज कीजिएगा मैं एक कोष्ठक को ले रहा हूँ, इस काट में हमने सबसे पहली बाह्य जो सतह देखी थी वो इस प्रकार की थी, और इसको हमने क्या नाम दिया, बाह्य त्वचा। क्या नाम दिया था, बाह्य त्वचा। क्या नाम दिया था, बाह्य त्वचा। और इस बाह्य त्वचा के अंदर की ओर बीच बीच में क्या दशी थी भाई, अंतेस्टिमियम परत थी। कौन सी थी, अंतेस्टिमियम परत थी। क्लियर है। मैं अलग अलग से शो कर दूं। बाह्य त्वचा के बीच में
डायग्राम भी आपसे कोई पूछा जा सकता है। ये जो भाग है वो किससे ड्रॉ कर रहा है भाई? अंतेस्टिमियम को कर रहा है। किसको कर रहा है? अंतेस्टिमियम की परत है। क्लियर है? ये भी एक लेयर होती है और ऊपर वाली भी कितनी है? एक लेयर परत है। ये अंतेस्टिमियम है। अब अंतेस्टिमियम के ठीक नीचे की ओर कौन सी पाई जाती थी? मध्य स्तर था। और मध्य स्तर की कितनी हो सकती है? 3 लेयर हो सकती है। मान लीजिएगा ये इस प्रकार की कुछ कोशिकाएं हैं जो आपके साथ मैं दिखा रहा हूँ। ये इस प्रकार की कोशिकाएं हैं। अब मैंने बताया भी था कि मध्य स्तर की जो आंतरिक नीचे वाली ये परत है, इस पे क्या होता है? अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। ये सारी क्या होती है? केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं। ये 1 से 3 स्तर में, यानी ये एक स्तर हुआ इसका, ये दूसरा स्तर हुआ इसका, ये दूसरा स्तर हुआ इसका। क्लियर है? और यहाँ पर हम तीसरे स्तर की बात कर लेते हैं। ये तीसरा स्तर इसका, तीसरी जो लेयर बन रही है वो इस प्रकार से इसको दर्शाई जा सकती है। ये टोटल कितनी लेयर होती है भाई? 3 कह सकते हैं, 2 भी हो सकती है। वो एक स्पेसिफिक प्लांट पर डिपेंड करती है कितनी लेयर होनी चाहिए किस प्लांट में। हम एक कॉमन बात कर रहे हैं और कॉमन बात में मैं आपको इतना ही दर्शा सकता हूँ। तो ये तो क्या हो गया अपनी बाह्य त्वचा, ये क्या हो गया? अंतःस्टिमियम। और ये कौन सी परत होगी? अपनी मध्य स्तर। और मध्य स्तर के ठीक नीचे की ओर क्या आती है भाई? कोशिकाएं आती है। और वो कोशिका कौन सी है आपकी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका को मैंने किस प्रकार से, ये एक मान लीजिएगा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। क्या है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका के ऊपर क्या पाया जाता है भाई? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका के ऊपर पाया जाता है सबसे, जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। वो किसका होता है भाई? एक जो आवरण होता है वो होता है किसका? टेपिटम का। किसका होता है भाई? जो चारों ओर से इसको क्या किया जाता है? आवृत करता है। ये इस प्रकार से इसको चारों ओर से क्या करता है? कोटेड करता है। क्लियर है? ये इस प्रकार से क्या करता है? कोटेड करता हुआ दर्शाया जा सकता है। अब ये टेपिटम किसका? इसका ही तो पार्ट था। और इसके अंदर ये क्या है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या तो डायरेक्ट किसमें? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। और या क्या करती है वो भाई? या तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर वो क्या करेगी? आपके समसूत्री विभाजन करेगी और अपनी संख्या का क्या कराएगी? ग्रो करवाएगी। और ग्रो करवाने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। अब बात क्या आ रही है यहाँ पर? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेंगे? 4 लघु बीजाणु बनेंगे। अब चारों लघु बीजाणु, जो सारी बातें हो रही है वो इसी में ही डेवलप हो रही है। चारों लघु बीजाणु जो बनेंगे वो चारों लघु बीजाणु ही चतुष्क में होंगे। और चतुष्क में होने के बाद जब वो बिखरेंगे क्यों? क्योंकि क्या नहीं, कैलोजन जो होता है वो कैलोजन टेपिटम से कैलेज एंजाइम की स्रावनुत से क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है। और विकृत होते ही वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और टूटते ही ये क्या करता है? परिपक्व शुष्क अवस्था आती है। तो यहाँ से क्या? अंतःस्टिमियम की परत में क्या आता है? खिंचाव आता है। और खिंचाव होते ही वो स्फुटित होते हैं और ये क्या बन जाता है? एक यहाँ से पोर या मार्ग का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है? पोर या मार्ग बन जाता है। और ये पोर या मार्ग जो होता है इसके द्वारा क्या आ जाएगा भाई? परागकण क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब हमने पीछे पढ़ा है कि परागकण की संरचना कैसी होती है। तो परागकण की संरचना में हमने ये पढ़ा, देखो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है परागकण की। ये क्या होती है? परागकण की संरचना की बात कर रहा हूँ। अब इस परागकण की संरचना में सबसे बाहर की ओर ये इस प्रकार की कुछ खांच पाई जाती है। रफ संरचना होती है। ये क्या पाई जाती है? कुछ विशेष प्रकार की, ये इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। अब जो बाहर वाली उभारनुमा संरचना है इसको तो हमने नाम क्या दिया भाई? बाह्य परत का। क्या कहा? बाह्य चोल का। क्या कहा हमने? बाह्य चोल। और ये जो आंतरिक ब्लैक कलर से दर्शाई जा रही है ये क्या थी? अंतःचोल थी। क्या थी? अंतःचोल। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। और इस अंतःचोल में भी क्या पाए जाते थे भाई? 3 केंद्रक थे। 3 क्या थे? छिद्र थे। मान लीजिएगा एक छिद्र यहाँ है,
दूसरा छिद्र यहाँ पर दर्शा दिया मैंने, और तीसरा छिद्र, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, डाइकोट की कर रहे हैं। इन तीनों छिद्रों का भी हमने नाम क्या रखा है भाई, जनन छिद्र रखा है। कौन सा रखा है, जनन छिद्र। क्या नाम रखा है हमने, सेक्सुअल पोर रखा है। क्या रखा है, जनन छिद्र। यहाँ तक की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है। इनमें क्या होता है भाई, एक इस प्रकार की हल्की लेयर और भी दर्शाई जा सकती है, ये जो क्या कहलाती है आपकी पोलन कीट कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, ये वैक्स की परत भी दर्शा सकता हूँ मैं, और ये परत क्या कहलाती है, हालांकि होती है इस उभार के साथ साथ है, जैसा मैं उभार के, लेकिन मैंने पूरा आवरण के रूप में दे दिया। ये क्या कहलाएगी आपकी पोलन कीट। क्या कहलाएगी, पोलन कीट। क्लियर है, ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। फिर मैंने एक नोट में आपको और साझा करवाया था कि ये जो उभार है, ये रिक्त स्थान है जहाँ जहाँ पर ये जो दर्शाए जा रहे हैं आपको, ये जो रिक्त स्थान के भाग हैं, ये इन रिक्त स्थानों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, और वो प्रोटीन क्या करती है, एलर्जी का निर्माण करती है। तो वो प्रोटीन भी यहाँ पर भरी होती है। ठीक है, ये बातें तो हो गई। अब बात आ रही है नर युग्मोद्भिद। ये तो हम परागकण की संरचना पढ़ रहे हैं, नर युग्मोद्भिद अलग है। नर युग्मोद्भिद की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि अंकुरित परागकण ही क्या कहलाता है, नर युग्मोद्भिद कहलाता है। अंकुरित परागकण ही क्या कहलाता है, नर युग्मोद्भिद। अब अंकुरित कैसे होगा, तो हम अंकुरित है उसकी बात करें तो अंकुरित परागकण ही क्या कहलाता है, नर युग्मोद्भिद। तो बात पूछ ले अपने से, नर युग्मोद्भिद की प्राथमिक इकाई क्या है, पूछ ले अपने से, नर युग्मोद्भिद की प्राथमिक इकाई क्या है। तो नर युग्मोद्भिद की प्राथमिक इकाई होती है लघु बीजाणु। क्या होती है, लघु बीजाणु। क्या होती है, लघु बीजाणु, या फिर मैं कह दूं परागकण। जब ये स्वतंत्र हो जाता है तब तो परागकण है, और नहीं तो क्या होता है, ये लघु बीजाणु होता है। इस सिचुएशन में केंद्र कैसा होता है भाई, एक केंद्र की होती है। यह क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्रक है। एक केंद्रक होता है और एक कोशिकीय संरचना होती है, आप सब जानते हो। और ये क्या होती है, अगुणित भी होती है। अब होता क्या है कि इसमें एक समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। किस में बात कर रहा हूं मैं, परागकण में। थ्योरी नहीं करवा रहा हूं, केवल आपको समझने की बात है, रटना 1% भी नहीं है। नहीं समझ में आए फिर अपन कोशिश करेंगे इसके बारे में। क्लियर है, द्विबीजपत्री पादपों के परागकण की संरचना की बात कर रहा हूँ। ये एक स्ट्रक्चर होती है जो परागकण की है। अब मैं जो बात करूँगा वो परागकण से नर युग्मोद्भिद कैसे डेवलप होता है ये बात करूँगा। तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन जो होता है तो उसमें समान मात्रा में क्या बनती है, गुणसूत्रों की संख्या भी समान होती है, और जो मटेरियल होता है वो भी क्या है, समान डिविडेड होता है। तो ये एक केंद्रक है, और इस केंद्रक में क्या होता है, डिवीजन होता है। यानी कैसा होता है, समसूत्री विभाजन, जिससे कितने केंद्रक बनते हैं, 2 केंद्रक बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 केंद्रक। सबसे पहले इसमें क्या बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे। वो किसके द्वारा बनेंगे भाई, समसूत्री विभाजन से। और समसूत्री विभाजन हमने 11th में बहुत डिटेल से पढ़ा है। वो ये बताता है अपने को कि समसूत्री विभाजन से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो समान मात्रा में डिवाइड होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर भी क्या कितने न्यूक्लियस बने, 2 न्यूक्लियस बने। 2 न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होता है कि ये जो अंदर वाली अंत्यचोल होती है वो क्या होती है, हल्की हल्की इधर से उधर दोनों ओर से संपर्क करती है और 2 कोशिकाओं में डिवाइड कर देती है। इस परागकण को कितने कोशिकाओं में डिवाइड कर देती है, वो 2 कोशिकाओं में। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये एक इस प्रकार का है, और इसके अंदर एक ये सेल अलग बन गई और ये एक सेल अलग बन गई। क्लियर है, ये 2 कोशिकाएं किस में निर्मित हो जाती है, परागकण में निर्मित हो जाती है। अब ये दोनों कोशिकाएं जो अलग अलग निर्मित हुई, इसमें भी एक न्यूक्लियस है और इसमें भी क्या है, एक न्यूक्लियस है। जो कोशिका आकार में बड़ी होगी, जो कैसी होगी, आकार में बड़ी होगी। तो आप पूछेंगे पहली बात तो आकार में बड़ी क्यों है, सबसे पहली बात तो ये बात आप पूछेंगे आकार में बड़ी क्यों हुई। जब बराबर अगर आपका डिवीजन हुआ तो इसमें होता क्या है कि आकार में बड़ी इसलिए हो जाती है कि ये कोशिका क्या करती है, आरएनए और प्रोटीन का अधिक मात्रा में संश्लेषण करती है। जो आकार में बड़ी होगी उसमें आरएनए और जो प्रोटीन होती है उसकी संख्या थोड़ी होती है, वो क्या होती है, अन्य सेल की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उसका फॉर्मेशन ज़्यादा करती है। तो आरएनए क्या होता है, अधिक मात्रा में, और साथ ही साथ उसमें क्या होती है, प्रोटीन भी अधिक मात्रा में। इस कारण उस सेल का क्या होता है भाई, आकार बड़ा हो जाता है। और ये बड़ी सेल जो होती है आकार में, वो क्या कहलाती है, कायिक सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, कायिक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है भाई,
पूरी थ्योरी के साथ बात करूंगा, लेकिन एक बार समझ लें इस बात को, क्या कहलाएगी वो कोशिका? कायिक कोशिका कहलाएगी। अब दूसरी जो छोटी वाली कोशिका होती है वो क्या कहलाती है? आधारीय कोशिका, या फिर मैं इसको एक नाम और भी दे सकता हूं, वो होगी जनन कोशिका। क्या होगी भाई? जनन कोशिका। क्लियर है? अब ये बातें नरयुग्मोद्भिद के परिवर्तन की बात करूं तो इसको भी अपन दो प्रकार में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार समझ लो आप कहाँ कहाँ पर कन्वर्ट। ये इतना मटेरियल जो होता है वो परागण से पहले हो जाता है, परागण से पहले। अभी अपन नरयुग्मोद्भिद के परिवर्तन को दो भागों में बांटेंगे, लेकिन दोनों भागों में ये पहले भाग में इतना कार्य हो जाता है। उसके बाद जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, कहाँ पर पहुंचता है? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद इसमें एक काम होता है कि ये जो कायिक होता है भाग, ये अपने आप में दिनों दिन क्या करता है? ग्रोथ करता है। और ग्रोथ करके इसमें क्या होता है? जो प्रोटीन और आरएनए की है मात्रा वो बढ़ा देता है। क्लियर है? और साथ ही साथ ये एक पोलन ट्यूब का निर्माण करने में सहायक होता है। पराग नलिका निर्मित करता है। किसका निर्माण करता है? पराग नलिका। जो इसके पास प्रोटीन का मटेरियल होता है उसके माध्यम से ये एक पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। क्लियर है? यहाँ पर केंद्र क्या है? कायिक केंद्रक हो जाएगा। और ये क्या करता है? एक जनन छिद्र के द्वारा, यहाँ जनन छिद्र है, इसके द्वारा क्या करता है? एक पोलन ट्यूब या मैं कहता हूँ पराग नलिका का निर्माण करता है। समझ में आई ना ये बात? जबकि दूसरी जो बात है वो जनन कोशिका की है, और जनन कोशिका में क्या होता है? एक समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होगा तो आपको पता ही है कि एक से कितने केंद्रक बनते हैं भाई? दो केंद्रक बनते हैं। तो कायिक कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा, तो इसमें कायिक केंद्रकों की संख्या कितनी होगी? एक। और जनन कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, इससे केंद्रकों की संख्या कितनी बन जाएगी? दो। और वो दोनों के दोनों क्या होंगे? या आप जानते हैं कि जनन कोशिका ही जनन में भाग लेती है और कायिक कोशिका जनन में भाग नहीं लेती है, लेकिन सहायक जरूर होती है। यहाँ से दो जनन केंद्रकों का निर्माण हो गया, और ये भाग क्या कर दिया? पोलन ट्यूब का निर्माण कर दिया। ये सारी प्रक्रियाएं तब होती है जब अंकुरित होता है परागकण। तो ये अंकुरण के बाद की बात में आएगा, और ये परागण से पहले की बात में आएगा। अब ये दो जनन केंद्रक थे, इन जनन केंद्रकों की भी बातें, ये समसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। कभी कभार तो क्या होता है, जब अंकुरण होता है परागकण का उस समय ही क्या बन जाते हैं? दो नर युग्मक बन जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका ऐसे ही पोलन ट्यूब में एंटर करती है, और जैसे ही पोलन ट्यूब में एंटर की वहाँ पर जाकर वो क्या करती है? समसूत्री विभाजन को दर्शाती है। क्लियर है ना? तो ये बाई चांस फर्टाइल रहता है, जो पर्टिकुलर प्लांट में पर्टिकुलर रेशियो से देखा जा सकता है। तो ये बातें थी। जब ये दो केंद्रक निर्मित हो जाएंगे और ये दोनों केंद्रक क्या चलेंगे आगे। अब पोलन ट्यूब में सबसे पहले आगे जो रहेगा वो कायिक केंद्रक रहेगा। क्या रहेगा? कायिक केंद्रक। और ये कायिक केंद्रक क्या करता है? बीजांड तक ले जाता है। किसको? पोलन ट्यूब को। और जैसे ही बीजांड के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करती है तो वहाँ पर जो कायिक केंद्रक होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और दो पीछे बचे कौन से? मेल केंद्रक। और मेल केंद्रक क्या करते हैं? एंटर करते हैं किसमें? बीजांड में। और बीजांड में एंटर करने के बाद क्या फंक्शन दिखाते हैं ये अपन जब बात करेंगे रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के उस समय पढ़ेंगे। केवल हमें क्या करना था? किसका डेवलपमेंट? युग्मोद्भिद का। और युग्मोद्भिद की जो स्ट्रक्चर रहती है वो होती है, मैं आपको संरचना के माध्यम से अगर बताऊं तो आगे बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ को लेकर। होता क्या है कि पोलन ट्यूब युक्त जो संरचना होती है, इस प्रकार की एक पोलन ट्यूब होती है, आपने कई बार देखी भी होगी, डायग्राम में आपकी बुक में दर्शाया भी होगा। पोलन ट्यूब युक्त जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको ही अपन क्या कहते हैं? अंकुरित युग्मोद्भिद कहते हैं। क्लियर है? जिसमें क्या क्या होने जरूरी है भाई? एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा क्या होना चाहिए? दो मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होने चाहिए। तब उसको अपन किसकी श्रेणी में रहेंगे? एक युग्मोद्भिद कहेंगे। और वो भी कौन सा? नर युग्मोद्भिद। ये तो बात थी आपके समझने योग्य। अब बात करूंगा मैं इसको लिखवाने योग्य। तो हम बात क्या कर रहे हैं? नर युग्मोद्भिद की कर रहे हैं।
नर युग्मोद्भिद के परिवर्धन की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? नर युग्मोद्भिद के परिवर्धन की। और नर युग्मोद्भिद का जो परिवर्तन होता है वो मुख्यतः लिख सकते हैं नर युग्मोद्भिद की प्राथमिक कोशिका लघु बीजाणु या मैं कह दूं परागकण होती है। क्लियर है? आगे मैं कह सकता हूं कि नर युग्मोद्भिद के परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन 2 चरणों में करते हैं। कितने चरणों में? पूछ ले कौन कौन से 2 चरण हैं? तो फर्स्ट चरण जो रहता है वो अपना ये रहता है कि परागण से पूर्व और दूसरा रहता है परागण के बाद या फिर कह दूं अंकुरण के समय। दो चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। 2 चीजों की बात कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं कि नर युग्मोद्भिद की जो प्राथमिक कोशिका होती है वो लघु बीजाणु या परागकण होती है। नर युग्मोद्भिद के परिवर्तन की जो प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे वो अपन कितने चरणों में करते हैं भाई? 2 चरणों में करते हैं। एक तो परागगण से पूर्व की अवस्था और दूसरा परागकण के बाद अंकुरण की अवस्था। सबसे पहले हेडिंग अपन बात करेंगे परागगण से पूर्व की अवस्था। परागण से पूर्व की अवस्था। क्लियर है? परागण से पूर्व की अवस्था, ये अपनी फर्स्ट हेडिंग रहेगी। क्लियर है? इसमें अपने को ये लिखना है, पहला, सबसे पहले या सर्वप्रथम एक ही बात है, लघु बीजाणु या एक ही बात है, क्या है? परागकण। लघु बीजाणु या परागकण में एक समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 केंद्रक निर्मित होते हैं। कितने केंद्रक निर्मित होते हैं भाई? 2 केंद्रक निर्मित होते हैं। पूछ ले कौन कौन से केंद्रक? तो एक तो होता है कायिक केंद्रक और दूसरा होता है आपका जनन केंद्रक। जनरली जो कायिक केंद्रक रहता है वो अपर साइड में रहता है और लोअर साइड में जो रहता है वो क्या रहता है भाई? जनन केंद्रक रहता है। दोनों बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट ये बनता है, दोनों केंद्रकों
दोनों केंद्रकों के चारों ओर भित्ति से आवृत होने से दोनों केंद्रकों के चारों ओर भित्ति से आवृत होने से क्या बन जाता है भाई, दोनों केंद्रक कोशिका का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं भाई, सेल का रूप लेते हैं। और दोनों ही क्या कहलाएंगे भाई, एक तो कायिक कोशिका और दूसरी कौन सी होगी भाई, जनन कोशिका। कौन सी होगी, एक तो कायिक कोशिका और दूसरी कौन सी होगी, जनन कोशिका। दोनों की अगर बात करूं तो ये भी एक्स हैप्लॉइड होगी और ये भी कैसी होगी भाई, हैप्लॉइड होगी। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। बात क्या की, सबसे पहले परागकण में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। हम बात किसकी करें, परागण। परागण का मतलब स्फुटन के द्वारा जो परागकण दूसरे पादप की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो परागण होती है। और परागण से पहले स्फुटित तो हो गया है लेकिन परागित नहीं हुआ है। परागण से पहले क्या होता है, लघु बीजाणु में एक समसूत्री डिवीजन होता है जिससे दो न्यूक्लियस बनते हैं, पहला वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है। दोनों केंद्रकों में उसके चारों ओर क्या होता है, आवरण आवृत होने के कारण वो केंद्र किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेल में हो जाते हैं। पहली वेजिटेटिव सेल बनती है और दूसरी क्या बनती है, रिप्रोडक्टिव सेल बनती है। होता क्या है कि जनरली जो होता है वो कायिक कोशिका तो क्या होती है कि परागकण की भित्ति से अटैच नहीं होती है। जनरल तौर पर ये बात देखी जाती है कि कायिक कोशिका जो होती है वो पराग कोश, ये देखिएगा ये जो अपन दो कोशिका देख रहे हैं ये कायिक कोशिका है, ये इससे अटैच नहीं है, परागकण की भित्ति से अटैच नहीं है। लेकिन जो हम जनन कोशिका देख रहे हैं ये प्रारंभ में तो क्या होती है, अटैच होती है। उसके बाद जब वो अंकुरित होना शुरू करती है उस समय ये क्या हो जाती है, परागकण की बाह्य भित्ति या अंत्य भित्ति के द्वारा क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।